एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूँ जीएस, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया में जो टैक्स लिए जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं, जीएसटी क्या होता है। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने होते हैं। इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको किसी भी टैक्स का नाम लिख के दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह का टैक्स है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। सीजीएल 2023 में भी इस वाले से क्वेश्चन बना था, तो इसी वजह से इसमें मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिया है। यहाँ पे मैं आपको जो थ्योरी में बता रही हूँ ना, वहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दूंगी जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थ्योरी में ही कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना है कि टैक्स होता क्या है। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि टैक्स का क्या मतलब होता है। टैक्स एक सर्टेन अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबके ऊपर लगाती है, और वो वहाँ से टैक्सेस लेके आपके लिए ही रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, स्कीम, पेंशन, सैलरी और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है इससे करती है। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उसको चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट टैक्स लगा करके इकट्ठा करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों टैक्सेस सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह के एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट देके कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो किस तरह का टैक्स होगा। तो सबसे पहला टैक्स यहाँ पर है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक कर। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट बोल दे कि आज से हम केवल और केवल 10% टैक्स लेंगे सभी से, यानी कि पूरे इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं उन सब से हम केवल 10% ही टैक्स रेट लेंगे। इसका मतलब ये है ना कि जब गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि सबसे एक ही परसेंटेज ऑफ टैक्स लिया जाएगा, यानी कि 10% टैक्स ही सबसे लिया जाएगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, यानी आप अमीर हो या गरीब हो, आपको केवल और केवल 10% ही टैक्स देना है। तो इस तरह के टैक्स को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। ये सीजीएल 2022 या 23 में पूछा गया था, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील कर। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम कम है, यानी आपके पापा की जो भी सैलरी होगी तो वो कम टैक्स पे करते होंगे। लेकिन अगर बात करें मुकेश अंबानी की, अडानी की बात करें या रतन टाटा जी की बात करें, तो ये सब लोगों पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है, उनकी कमाई भी ज़्यादा है, तो उनका टैक्स भी ज़्यादा है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिंपल है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट, यानी जो परसेंटेज ऑफ टैक्स आपसे लिया जाएगा ना, वो भी ज़्यादा लिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। सीजीएल में जब ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे पूछा था ना कि इनकम बढ़ रही है और टैक्स भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, तो उसको कौन सा टैक्स बोलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो है प्रपोर्शन शब्द देख के ना प्रोपोर्शनल टैक्स लगा देंगे, लेकिन वहाँ पर आपको मीनिंग समझना था। वहाँ पर ये पूछा था कि इनकम बढ़ती रहती है, उसके प्रपोर्शन में टैक्स भी बढ़ता रहता है, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं? तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। थर्ड है यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स। इसको बोलते हैं प्रतिगामी कर, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका मतलब होता है ना कि जो भी कम आय वाला व्यक्ति है उसकी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जब टैक्स में चला जाए तो उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का बर्गर खाया, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का बर्गर खाया और वहीं पे एक कोई रिक्शा वाला है, उसने भी 100 रुपये का बर्गर खाया। यहाँ पे आप मान लीजिए कि इस बर्गर पे ना 10% जो है टैक्स लग रहा है, और ये बर्गर तो सेम ही है, तो 10% मान लीजिए इस पे टैक्स लग रहा है। तो इसका मतलब आपको जो है 10 रुपये इस पे टैक्स देना पड़ेगा, और जो रिक्शा वाला है अगर वो बर्गर खाता है तो उसको भी 10 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कमाई पर मंथ 60,000 रुपीज़ है, और ये जो रिक्शा वाला है इसकी पर मंथ की कमाई केवल 20,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स में ये होता है
कि आपका इनकम ज़्यादा है, उसके तुलना में आप केवल इतना ही टैक्स दे रहे हैं, मतलब आपके इनकम का बहुत कम हिस्सा टैक्स में जा रहा है। वहीं पे हम बात करें रिक्शे वाले की, जिसने बर्गर खाया, उसने भी 10 रुपये ही पे किए हैं, लेकिन उसकी इनकम यानी उसकी आय की तुलना में उसने ये जो 10 रुपये दिए हैं ना, तो उसके आय का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में जा रहा है। तो यही होता है रिग्रेसिव टैक्स। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पुअर मैन्स इनकम इज गॉन इन टैक्सेस। इसमें कम आय वाला जो व्यक्ति होता है, उसका जो आय होता है, जो इनकम होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है टैक्स में चला जाता है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट गए और आपने 1000 रुपीज़ का कुछ भी ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी आपका खाने का मन हुआ, और उस पर जो है 10% टैक्स लग रहा है, यानी कि आपका जो है 100 रुपये इस पर टैक्स लग गया। अगर मान लीजिए अनंत अंबानी भी यही 1000 रुपीज़ खर्च करके पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ भी खाते हैं, तो उनको भी 100 रुपये ही देना है, लेकिन आपकी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा टैक्स में चला गया। जबकि अनंत अंबानी की बात करें, उनके पास तो करोड़ों है, तो उनके लिए ये 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो रिग्रेसिव टैक्स आप सिंपल सा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ज़्यादा कमाने वाले होते हैं उनके इनकम का कम हिस्सा टैक्स में जाता है, और जो गरीब होते हैं उनके इनकम का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। आई होप ये तीनों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट देना पड़ता है, ये टैक्स आपको डायरेक्ट देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सिंपल है यहाँ पर कि आपको डायरेक्ट ही इसको भरना पड़ेगा। इसका मतलब है आप इसका बोझ दूसरों पे नहीं डाल सकते। बर्डन कैन नॉट शिफ्ट ऑन अदर्स। और अगर हम बात करें कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होगा कि रिग्रेसिव होगा, आप खुद सोचकर बताइए कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं। इनकम टैक्स आता है आपका, तो इनकम टैक्स जो होता है वो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वो टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसको कि आपको डायरेक्ट ना देना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लीजिए आप सभी एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐप पे कोर्स तो ज़रूर लिया होगा। अब मान लीजिए कोर्स का प्राइस यहाँ पर 2000 रुपीज़ है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट, सर्टेन % ऑफ अमाउंट जो होता है ना, वो जीएसटी भी इसमें इंक्लूडेड होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोर्स खरीदते हो किसी भी ऐप से, किसी भी वेबसाइट से, या आप कोई भी स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हैं, या फिर आप पिज़्ज़ा खरीद के खाते हैं डोमिनोज़ का, तो उन सब पे भी कुछ ना कुछ जीएसटी लगता है। तो जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये टैक्स आप डायरेक्ट नहीं देते हो सरकार को। जैसे कि डोमिनोज़ के केस में आप डायरेक्ट पे नहीं कर रहे थे, डोमिनोज़ ने आपके जेब से लिया और वो बाद में सरकार को पे कर देंगे। अब यहाँ से आपको ये जानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है कि रिग्रेसिव। तो यहाँ पे याद करिए बर्गर वाला एग्जाम्पल, मैंने क्या बताया था कि अगर आप 100 रुपये का बर्गर खरीदते हैं और उस पर 10% टैक्स देते हैं, तो आपकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा जो है टैक्स में जाता है। लेकिन अगर वही 100 रुपये का बर्गर कोई गरीब रिक्शा वाला या कोई उससे भी गरीब आदमी अगर खरीद के खाए, तो उसका भी 10 रुपये ही टैक्स लगेगा, लेकिन उसकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिग्रेसिव टैक्स। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है क्योंकि इसमें इनकम टैक्स वगैरह आता है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ेगा, इसी वजह से डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये रिग्रेसिव होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको यहाँ से पढ़ना है कि एडम स्मिथ ने कर के 4 नियम दिए थे, यानी कि एडम स्मिथ, जिनको कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इन्होंने टैक्सेशन के 4 लॉज दिए थे, जो कि आपको इसका नाम याद रखना ज़रूरी है।
एक बार एग्जाम में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ का कैनन ऑफ टैक्सेशन नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है। इसका क्या मतलब होता है मैं ये भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो कैनन है ना, कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो एडम स्मिथ ने कराधान के 4 सिद्धांत दिए थे। पहला कैनन ऑफ इक्वलिटी, दूसरा कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तीसरा कैनन ऑफ कन्वीनियंस, चौथा कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या होता है एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ। एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये नाम पूछा हुआ है, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। पहला यहाँ पे है कैनन ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब है समानता का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने ये बोला था ना कि जो भी लोग हैं उन पे समान टैक्स लगाना चाहिए। अब समान टैक्स का ये मतलब नहीं है कि सब पे प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दिया जाए। इनका कहना ये था कि गरीब अगर कोई है तो उससे कम टैक्स लो, जो बहुत ज़्यादा अमीर है ना उससे ज़्यादा टैक्स लो। यानी इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है गरीब आदमी से भी उतना ही टैक्स ले रहे हो और जो बहुत ज़्यादा रिच है उनसे भी आप उतना ही टैक्स ले रहे हो। तो इसमें नुकसान किसका होगा? गरीब आदमी को, क्योंकि अमीर वालों के लिए उतना टैक्स देना मामूली बात होती है। दूसरा है यहाँ पर कैनन ऑफ सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता का सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये बताया था ना कि किसी को भी कितना टैक्स देना है, किस डेट को देना है और गवर्नमेंट टैक्स ले कैसे रही है, ये सारी चीज़ें जिनसे आप टैक्स ले रहे हो उनको आप पहले ही बता दो। थर्ड है यहाँ पर कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो भी टैक्स पे करते हैं उनको सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर टैक्स देने के लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़े जहाँ पे किसी को 10-10 घंटे खड़ा रहना पड़े, या फिर आप 50 पेज का फॉर्म दे दें कि इसको फिल करो फिर टैक्स फिल करना, तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को परेशान कर देंगी और वो टैक्स भरने से बचेंगे और टैक्स की चोरी होने लगेगी। तो ये चीज़ भी इन्होंने बताया था कि जितना आसान होगा टैक्स भरना तो उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन की उम्मीद रहती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब इन्होंने इसमें ये बताया था ना कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर 100 करोड़ का टैक्स इकट्ठा करती है तो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के 99 करोड़ उस टैक्स को इकट्ठा करने में लग जाए। तो इसका मतलब तो नुकसान हो जाएगा ना गवर्नमेंट को, कि उन्होंने 100 करोड़ का टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो टैक्स इकट्ठा करने वाले ऑफिसर वगैरह हैं उनकी सैलरी पे अगर मान लीजिए 99 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए तो 1 ही करोड़ का तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट हुआ, ये 99 करोड़ का नुकसान तो हो गया। इसमें इन्होंने यही बताया था कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप इतना ज़्यादा भी खर्चा मत कर दो कि टैक्स जो आपके पास कलेक्ट होके आया है उसकी वैल्यू भी खराब हो। तो यही थे इनके 4 प्रिंसिपल। केवल और केवल आपको नाम याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हैं, वैसे हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हिंदी बहुत टफ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं इसको। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको ये जानना है कि भारत में अभी टैक्स कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टैक्सेस, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत। अभी आपको पढ़ना क्या है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी राज्य सरकार, और ये दोनों जो है डायरेक्ट टैक्स भी लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी लेते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट टैक्स लेती है और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, राज्य सरकार भी डायरेक्ट टैक्स लेती है और इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार आपसे कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स लेती है और कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, क्योंकि यही एग्जाम्पल देके आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल दे देगा कि एक्साइज ड्यूटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो आपको ये बताने आना चाहिए। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स लिखा है मैंने और यहाँ पे लिखा है मैंने इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो डायरेक्टली आपको पे करना पड़े, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो आप खुद पे नहीं करते, आपकी तरफ से कोई और उसको पे कर देता है। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स है यहाँ पर कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि जो भी कंपनी वगैरह चलाती हैं इतनी बड़ी बड़ी भारत में, उनका जो प्रॉफिट होता है यानी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और ये डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है मैट यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स।
इसका मतलब ये होता है ना कि कुछ कॉरपोरेट्स कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि टैक्स से बचने के लिए अपने सारे प्रॉफिट को नुकसान में गिनवा देती हैं कि मतलब हमें तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपना प्रॉफिट गवर्नमेंट को दिखाती ही नहीं है, सीए वगैरह हायर कर लेती हैं और उनसे ये दिखा देते हैं ये कि इनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। वैसे उन लोगों को पता होगा कैसे किया जाता है ये सब। तो गवर्नमेंट भी ना परेशान हो जाती है कि अगर इन्होंने कंपनी लगाई है और इनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर ये कंपनी चला क्यों रही हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इस आइडिया को लेकर आई कि जो भी कॉरपोरेट्स कंपनियां हैं जो ये दिखाती हैं कि मेरा ज़ीरो प्रॉफिट है, फिर भी उनको कुछ ना कुछ अमाउंट टैक्स में देना होगा, जिसको कि बोला जाता है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है इनकम टैक्स, यानी आपकी इनकम का जो टैक्स होता है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और ये डायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कमाया ना तो आप ये नहीं कह सकते कि पापा आप मेरा टैक्स भर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको ही आपका इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको बेच दिया, तो आपको जो पैसे मिले उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी अपनी, तो जो भी आपको गेन हुआ कैपिटल उस टाइम में, यानी जो भी पूंजी आपको मिली उस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसका मतलब है कि अगर आप सिक्योरिटीज खरीदते या बेचते हो, उस पे आपको प्रॉफिट होता है तो उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अब सिक्योरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते हो, या फिर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते या बेचते हो, या फिर किसी भी तरीके का बॉन्ड आप खरीदते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में STT बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको खुद नहीं देना पड़ता, कोई और पे करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगता है, मतलब कंपनियां जो सामान भेजती हैं ना किसी दूसरे कंट्री में, तो वो हमारी कंट्री में आने से पहले उनको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी तब लगती है जब आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी आप कोई भी चीज़ बनाएं भारत में, पिन से लेके, यानी एक छोटे से सेफ्टी पिन से लेके आप जहाज़ बना दीजिए, तब भी आपने जो भी प्रोडक्शन किया उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्विस टैक्स, यानी जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं 5 स्टार होटल में, अब वहाँ पे आपको सर्विस मिलती है तो 5 स्टार होटल वालों को भी टैक्स देना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ये 5 स्टार होटल वाले देते हैं टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो टैक्स जो है अपने जेब से नहीं देते, वो आपके ही जो सर्विसेज दे रहे हैं उसी में जोड़ देते हैं। मतलब अगर आपका समोसा वहाँ पे 200 रुपये का है तो वो 250 रुपये का आपको दे देंगे, क्योंकि टैक्स के पैसे भी वो आपसे ही लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तब लगता है जब आप इंटर स्टेट कोई ट्रेड करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कोई ट्रेड आप करते हैं, तब आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है टैक्स में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना है कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारा अब GST के अंडर में आ चुका है, लेकिन कस्टम ड्यूटी अभी GST में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। यहाँ से 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है। पहला है कि पेट्रोल, डीजल, CNG, टरबाइन फ्यूल या क्रूड ऑयल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो अभी भी एक्साइज ड्यूटी ही इस पर लगती है, यानी इसके प्रोडक्शन पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी ही लगेगी। बाकी चीज़ों के प्रोडक्शन पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो GST के अंडर आती है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगने की वजह से हर स्टेट में इसका जो है प्राइस अलग अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अल्कोहल और ओपियम पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आपको पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं।
यहाँ पे सबसे पहला है ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी अगर एग्रीकल्चर से कोई बहुत ज़्यादा इनकम कर रहा है किसी भी स्टेट में, तो उस पर अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले तो उसको हम रखेंगे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस पे तो टैक्स नहीं लगता। मुझे भी पता है कि इस पे जो है टैक्स नहीं लगता, बट स्टेट गवर्नमेंट अगर लेना चाहे तो ले सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोफेशनल टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यवसाय अगर आपके स्टेट में कोई कर रहा है ना, तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो प्रोफेशनल टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टेट में जो मॉल होगा या फिर बड़े बड़े सुपर मार्केट्स वगैरह होंगे तो उनको टैक्स देना पड़ता है और ये फिक्स होता है कि कितना देना है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरिया, यानी कि जो भी शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे लैंड रेवेन्यू, यानी जिसकी भी लैंड है या ज़मीन है उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैम्प या रजिस्ट्रेशन ड्यूटी। जब आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो वो नोटरी का कागज़, तो उस पर ना लिखा होता है कि कितने रुपीज़ का है, तो उस पर उसी हिसाब से टैक्स लगता है। तो ये सारे जो हैं डायरेक्ट टैक्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अब यहाँ से आपको देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं स्टेट गवर्नमेंट के। तो पहला यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी आप बिजली का बिल जो भरते हो उस पर भी टैक्स लगता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एल्कोहल और ओपियम पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो स्टेट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है सेल टैक्स। अगर आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं स्टेट में तो उस पे जो है लगता है आपका सेल टैक्स। परचेज टैक्स लगता है अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट टैक्स, यानी अगर आप अपनी किसी भी चीज़ का प्रचार कराते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर भी कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लेती है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी भी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो आप जो है खुद टैक्स नहीं देंगे, लेकिन उस टिकट में ही उसका प्राइस जो है इंक्लूडेड रहता है, तो इसी वजह से ये इनडायरेक्ट टैक्स में रखा गया है और इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब यहाँ से आपको ये भी जानना है कि सेल टैक्स, परचेज टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स जो है ये अब जीएसटी में आ चुका है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उतनी ही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। अदरवाइज पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको पढ़ना है जीएसटी के बारे में, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिखी हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी पहले एग्जाम में पूछा जाता था जब पहली बार आया था, बट अभी तो सबको पता है तो इस वजह से ये नहीं पूछा जाता। यहाँ से आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं कि जीएसटी जो है ये वन नेशन वन टैक्स मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पे ये आधारित है। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब ये है ना कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है किसी एक राज्य में और ये चीज़ ना दूसरे राज्य में बिकती है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर है और उसने लैपटॉप बनाए बहुत सारे, और इस स्टेट में कोई डीलर है जिसने कि वहाँ से लैपटॉप खरीद के लाया ताकि ये अपने स्टेट में सेल कर सके। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये कन्फ्यूज़न थी कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है ना इस पे जीएसटी ये वाली स्टेट लेगी या फिर यहाँ पे ये आ गया है तो इस पे जीएसटी ये वाली सरकार कलेक्ट करेगी। तो इसका आंसर है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी प्रोडक्ट की डेस्टिनी जहाँ पे ख़त्म हुई है वही स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को लेगी। मतलब ये सारे लैपटॉप अब यहाँ पर आ चुके हैं ना, तो इसकी डेस्टिनी इस स्टेट में ख़त्म हुई, तो यही वाला जो राज्य है ना यही उस पर जीएसटी कलेक्ट करेगा, ये वाला स्टेट उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। तो ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी डेस्टिनी जो है जहाँ ख़त्म हो रही है वही स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है अमिताभ बच्चन वॉज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी, यानी जब जीएसटी बना था उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रांस वॉज द फर्स्ट नेशन टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन 1954। सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश फ्रांस बना था, और वो भी कब किया था, 1954 में। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया अडॉप्टेड जीएसटी मॉडल फ्रॉम कनाडा।
भले ही हमने कॉन्सेप्ट या आइडिया फ्रांस को देख के लिया कि हाँ उन्होंने जीएसटी अपनाया है, लेकिन हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पर बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीएसटी का बिल नंबर कितना था, तो बिल नंबर था 122। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है ना कि ये जो जीएसटी आया था ये किस संविधान संशोधन से आया था, तो 101वां संविधान संशोधन था जो कि 2016 में हुआ था। अब यहाँ पे बिल नंबर ज़्यादा क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर कम क्यों है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है असम वॉज फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य असम था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जम्मू एंड कश्मीर वॉज द लास्ट स्टेट टू एक्सेप्ट जीएसटी। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मुझे पता नहीं है कि ये जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, पर मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब जीएसटी आया था। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था और जम्मू एंड कश्मीर सबसे अंतिम राज्य था जीएसटी को अपनाने वाला। अगला है यहाँ पर जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, तो जीएसटी विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में आता है, तो 279A में आता है। इस क्लास में मैं आपको टैक्स के बारे में या जीएसटी के बारे में जो चीज़ें बता रही हूँ ना, वो सारा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है और वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं। इसी वजह से क्वेश्चंस नहीं लिया है मैंने। जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बस अंतिम ये पढ़ना है कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, और ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 में पूछा गया था कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 मेंबर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से 31 मेंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये है ना कि जो केंद्र सरकार है उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस जो होते हैं, ये 2 लोग होते हैं जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी कि वित्त मंत्री, वही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं। और अभी हम बात करें जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगी, तो अभी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वही जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होंगी। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो राज्य जो है हमारे 28 हैं, वहाँ के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी जीएसटी काउंसिल में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब 31 यहाँ से और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट से, टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद में। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरी तो बन गया है, लेकिन अभी ये जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर कोई चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए यही कंपोजिशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 लोग एंड स्टेट गवर्नमेंट से 31 लोग जो है जीएसटी काउंसिल में होते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया पे, और इससे ना बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखा है और सारा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही एनालिसिस करके ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है। अगर आप इसको एक बार समझ गए ना तो आपको दोबारा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।